टॉपिक किया था एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। तो वहां पर हमने एक उसकी एप्लीकेशंस थी जिसे बैरियर पोटेंशियल्स का नाम दिया था, या पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। अब उसी केस को यहां पर हम लें तो ये केस हमारे पास आ रहा था कोई भी वन डायमेंशनल बॉक्स है। यहां पर ये एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं। अब ये वाली पोजीशन जो आ रही है तो x इज इक्वल टू 0, और जो ये बॉक्स लिए हुए है तो इस बॉक्स की लेंथ, या हम ये कह लें कि ये जो बॉक्स है तो इसकी वेट जो आ रही है तो ये x इज इक्वल टू l इसकी वेट आ रही है। वर्टिकल डायरेक्शन में बैरियर जो हमारे पास है तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ था, तो ये वर्टिकल जो डायरेक्शंस आ रही है तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ था, तो ये पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ था। जैसे हमने ये कहा था कि इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इसी बॉक्स के दूसरे साइड भी यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, और ये पोटेंशियल जो है इनफाइनाइट पोटेंशियल, दोनों साइड इनफाइनाइट पोटेंशियल्स अप्लाई कर लेते हैं। जब दोनों साइड इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो अब रीजन 1 आ रही थी, रीजन 2, और ये रीजन हमारे पास आ रही थी 3 आ रही थी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब रीजन 1 जो है तो यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, रीजन 3 है तो यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो ये हमने कहा था कि जब हमारे पास पोटेंशियल ज्यादा हो, जब पार्टिकल पोटेंशियल ज्यादा होगा तो यहाँ पर पार्टिकल जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज दैट वी हैव अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दैट एग्जिस्ट इन अ रीजन 2। यहाँ पर हम ये लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि इस रीजन 2 में लाई कर रहा है। अब ये पार्टिकल जो है तो इस रीजन 2 से ट्रांसमिट होने की कोशिश करेगा, लेकिन ट्रांसमिट नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि जब यहां से ये पार्टिकल इस बैरियर की वॉल की तरफ मूव करेगा तो ये पार्टिकल यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। रीजन ये है कि यहां पर जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। अब यही पार्टिकल यहां से मूव करेगा टुवर्ड्स अनदर साइड, तो अब यहां पर जो पोटेंशियल है तो इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल यहां से भी रिफ्लेक्ट बैक हो, अगर इधर जा रहा है तो ये पार्टिकल यहां से भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब यहां से ये पार्टिकल दोनों साइड से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो इसको समझने के लिए देखें, हम यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि कोई भी सरफेस है और उस सरफेस के साथ यह रिजिड स्पॉट वर्टिकली डायरेक्शन में रिजिड स्पॉट है। इसके साथ हम एंड के ऊपर एक स्प्रिंग अटैच कर लेते हैं। ये कोई भी स्प्रिंग अटैच किए हुए है। स्प्रिंग की एक साइड जो है रिजिड स्पॉट के साथ कनेक्ट है और दूसरी साइड जो स्प्रिंग की है तो इसके एंड पर एक मेश अटैच कर लेते हैं। यहां पर कुछ मेश अटैच कर लेते हैं। जब हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, जब यहां से स्प्रिंग को कंप्रेस करें या स्ट्रेच कर लें, तो एक केस हम ये ले लेते हैं कि यही जो स्प्रिंग था तो इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर लिया, ये इस डायरेक्शन में यहां से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, पुश किया, यहां से ऐसे पुश करेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा। जब ये सिचुएशंस होगी तो ये यही वाला जो स्प्रिंग होगा तो ये स्प्रिंग यहां से इस तरीके से कंप्रेस हो जाएगा और ये मेश जो एम मेश है तो ये डिस्प्लेस होकर यहां तक आ जाएगा। जब हम यहां पर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे तो ये x इज इक्वल टू 0 था, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब यहां पर इस केस में जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेस होकर यहां पर आ रहा है। एक और पॉइंट कि अगर हम ये लेते हैं क्वाड्रेंट तो ये हमारे पास ऑरिजिन होते हैं, तो x इज इक्वल टू अगर 0 है तो इस साइड हमारे पास जो वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू, और इस साइड जो वैल्यू होगी तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू और साथ नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आएगी। अब यहां से जो मेश था तो ये मेश यहां से डिस्प्लेस हुआ है। जब मेश डिस्प्लेस हुआ है तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो -x।
अब हमने इसे कंप्रेस किया हुआ था, जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की हुई थी तो उस फोर्स को रिलीज कर दें। जब हम फोर्स को अपना हाथ अगर ऐसे कंप्रेस किया था तो ऐसे छोड़ दें, जब छोड़ेंगे तो यही स्प्रिंग जो होगा तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स यहाँ पर मेन पोजीशंस पर आ जाएगा। तो ये स्प्रिंग जो है मेन पोजीशंस पर आएगा, लेकिन मेन पोजीशंस पर ये स्प्रिंग जो है स्टे नहीं करेगा। स्टे किस वजह से नहीं करेगा? तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। अब जो फोर्स हमने अप्लाई की थी तो वो फोर्स अपीयर हुई एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स अब ये स्प्रिंग जो होगा तो यहाँ पर स्टे नहीं कर सकेगा। यहां से ये स्प्रिंग जो होगा तो ये मूव करेगा इन अदर एक्सट्रीम पोजीशंस, तो ये इसकी इन अदर एक्सट्रीम पोजीशंस आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट होगी। नाउ एट दैट पोजीशंस दैट मेस कैन नॉट स्टे। अब इसकी रीजन ये होगी कि अब ये अगेन यहां से देख लें तो ये इसी जो स्प्रिंग होगा तो इसी के साथ अटैच किया हुआ है, तो ये स्प्रिंग जो होगा तो यहाँ इसमें ऐसे एक्सटेंशन जनरेट होगी, तो इसी के साथ अटैच की हुई तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब ये इसकी मेन पोजीशंस आ रही थी, अब ये एक्सट्रीम पोजीशंस और ये वाली एक्सट्रीम पोजीशंस आ रही है। इस केस में जो स्प्रिंग है तो ये स्प्रिंग यहां से स्प्रिंग जो है तो ये एक्सटेंड हो गया, यहां पर ये कंप्रेस था। अब ड्यू टू एक्सटेंशन तो ये यहां पर स्टे नहीं करेगा, ड्यू टू कंप्रेशन ये यहां पर स्टे नहीं करेगा। यहां पर इस वजह से नहीं स्टे करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स और ड्यू टू इनर्शिया ये स्टे नहीं करेगा। अब ये जो स्प्रिंग है तो इसके साथ जो मेस अटैच किए हुए, तो इस अटैच मेस की मोशंस को अगर हम देखें तो इसकी जो मोशंस है तो ये इस तरीके से ये इसकी मेन पोजीशंस आ रही थी, तो ये मेन पोजीशन से ऐसे मूव कर रहा है और फिर इस तरीके से मूव कर रहा है। अब जो यहाँ पर इसकी मोशंस आ रही है तो ये टू एंड फ्रो मोशंस आ रही है। एक और एग्जांपल लेकर फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, तो फिर हम इससे आते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ आते हैं। सिंपल पेंडुलम की बात करें, सिंपल पेंडुलम जो है तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम आ रहा है, कोई भी रस्सी लें रोप, उसके एंड पर कोई मेस अटैच कर लें, जब इससे इसकी मेन अब इसकी मेन पोजीशंस क्या कौन सी आ रही है? जहां पर ये इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में कैसे होगा कि इसका वेट जो होगा तो W इज इक्वल टू mg, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इसमें टेंशन जनरेट हो रही है और ये टेंशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब इससे जो यहाँ पर मेस है तो इसे यहाँ से स्लाइड कर लें, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर लें, तो यहाँ पर ये बॉब जो है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये मेस यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से ये इस तरीके से हम फोर्स को रिलीज कर दें तो ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा, तो ये एक ही पॉइंट से ऑसिलेट कर रहा है। तो इस टाइप की जो मोशंस होगी तो इसी मोशंस को हम ऑसिलेटरी मोशंस कह सकते हैं। अब इस केस में जो मोशंस आ रही है और इस केस में मोशन जो आ रही है तो ये ऑसिलेटरी मोशंस हमारे पास आ रही है। अब इन दोनों जो एग्जांपल हैं तो इससे हम आ जाते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर था। पोटेंशियल बैरियर में हम जस्ट पार्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, तो पार्टिकल हमारे पास अगर यहाँ पर है, मैं ये कह लेता हूं कि लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर जो पोटेंशियल अप्लाई किए हुए लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि नेगेटिव पोटेंशियल इस साइड भी अप्लाई किए हुए और नेगेटिव पोटेंशियल इस साइड भी अप्लाई किए हुए। अब हमें पता है कि दो सेम चार्जेस जो होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होगा नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किए हुए तो यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किए हुए, इस साइड भी पोटेंशियल है तो नेगेटिव पोटेंशियल है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जब इधर जाएगा इसकी तरफ तो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है तो नेगेटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन जब रिपेल होकर इधर मूव करेगा तो यहां पर भी ये रिपेल हो रहा है,
तो फिर यही इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मोशंस हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की मोशंस हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसकी मोशन जो है, तो यहाँ पर देखें, अब हमने ये कहा था कि इसकी मोशन हमारे पास ये आ रही है इस टाइप से, ये मैच जो है तो ऐसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेशंस क्या होती है कि जो इसकी मेन पोजीशंस आती है तो उसमें इसकी मोशंस अगर टू एंड फ्रो मोशंस, एक लफ्ज या हम यूज करते हैं वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस क्या है, तो वाइब्रेशंस अगर आपके पास हो स्केल, प्लास्टिक का स्केल, उसे ऐसे वाइब्रेट करें, ऐसे करके वाइब्रेट करें तो वो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशंस होगी। अगर ऑसिलेशंस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ये ज्यादा हो तो वहां पर हम टर्म वाइब्रेशंस की यूज करते हैं। बेसिकली वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस दोनों जो है ये सेम ही यूज कर सकते हैं, सेम ही टर्म है। अब ये वाला जो केस हमारे पास आ रहा है, तो इस केस में पार्टिकल जो है तो ये ऑसिलेट करेगा। जब किस वक्त पोटेंशियल ज्यादा हो तो इस पार्टिकल की यहाँ पर रीजन 1 में और रीजन 2 में जाने के चांसेस जो होंगे कम होंगे। इस वजह से पार्टिकल यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट, तो ये पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट करेगा। तो ये एक्ट कर रहा है एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो यहाँ पर अब पार्टिकल की मोशन भी ऐसी है, तो ये पार्टिकल जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसे एक्ट कर रहा है। अब इस केस में जो पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का पोटेंशियल लेते हैं, तो पार्टिकल का पोटेंशियल हमारे पास ये आएगा V इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये हमारे पास पार्टिकल का पोटेंशियल आ रहा है, जो पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है। और हमने लास्ट सेशन जो था तो उसमें ये भी डिस्कस किया था कि अब ये जो पार्टिकल है, तो डी ब्रागले हाइपोथेसिस ये था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv कि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट होगी। तो अब ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड हैं, तो स्टैंडिंग वेव इसके स्टैंडिंग वेव यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल है तो वेवलेंथ एसोसिएट होगी, तो इसका बिहेवियर वेव बिहेवियर होगा। तो यहाँ पर स्टैंडिंग वेव जो है फॉर्म हो रही है। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने ये लिखा था कि n इज इक्वल टू 1 के लिए से फॉर्म हो रही है, n इज इक्वल टू 2 के लिए इस तरीके से, एंड n इज इक्वल टू 3 के लिए इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म हो रही है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यही वाली एग्जांपल हम देखें तो इससे हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर को। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आ रहा है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर ये आ रहा है कि ये हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसका पोटेंशियल आ रहा है। नाउ अब यहाँ पर हम यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमारे पास क्या आ रही है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस d स्क्वायर psi ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0। psi रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल का वेव फंक्शंस, m मास को, e एनर्जी एंड v पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस इक्वेशंस में जब हमारे पास जो पोटेंशियल आया है तो इस पोटेंशियल को पुट करेंगे, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यू रिक्वायर्ड है। आइगन वैल्यू ये है कि जब हम फंक्शंस के ऊपर अगर ऑपरेटर अप्लाई करें तो ऑपरेटर उस फंक्शंस में चेंज लेकर आए और उसकी जो फाइनल वैल्यू जो होगी तो इनिशियल वैल्यू के साथ अगर मैच कर रही है, सेम आ रही है, थोड़ी बहुत अगर उसके साथ सेम आ रही है तो इसे हम आइगन फंक्शंस कह सकते हैं। और जो इससे हमें वैल्यू मिलेगी तो ऐसी वैल्यू को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। अब हम यहाँ पर आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं psi। तो ये हमारे पास फंक्शन था पार्टिकल along x एक्सिस, सिंगल डायमेंशनल बॉक्स ये हुआ था along x एक्सिस, तो psi ऑफ x ले लेते हैं, तो उसका वेव फंक्शन psi ऑफ x। तो इसी वेव आइगन फंक्शंस के लिए, तो इसी वेव फंक्शंस को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास psi ऑफ x आ रहा है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इन अदर फंक्शंस psi ऑफ e। यहाँ पर ये e जो है मैंने एमिसिविटी वाला यूज किए हुए, एनर्जी के लिए नहीं है, ये एमिसिविटी के लिए एज अ कांस्टेंट, क्योंकि एमिसिविटी जो होती है तो ये डायमेंशन लेस होती है। तो यहाँ पर e जो है तो ये भी डायमेंशन लेस हमारे पास आ रहा है। कैसे आएगा, इसको 2-3 स्टेप के बाद हम देख लेंगे कि ये डायमेंशन लेस कैसे आ रहा है।
कि हम एक फंक्शन लेते हैं कि अब हम यूज करते थे f इज इक्वल टू के एक्स। किस केस में? ये जो स्प्रिंग होता था तो इस केस में हम यूज करते थे f इज इक्वल टू के एक्स हम यूज करते थे। तो इसकी बजाय f की हमने ये लिया हुआ है कि फंक्शन जो है इसको हम ई में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम ये लिख लेंगे कि f इज इक्वल टू के एक्स की बजाय यहाँ पर जो रिलेशन यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पर ये e जो आ रहा है तो ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ रहा है। आगे हमें k की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी तो यहां से ही k की वैल्यू फाइंड कर लें। तो k क्या है? k रिप्रेजेंट कर रहा है वेव नंबर को 2 पाई ओवर लैम्डा के इक्वल है। तो k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। यहां से k की वैल्यू फाइंड करें तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे k इज इक्वल टू e ओवर x हमारे पास आ जाएगा। किसी बुक में e की जगह यहां पर जाई भी यूज किए हुए हैं। जाई भी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। कोई भी यूज कर लें आप, अल्फा बीटा कुछ भी यूज कर लें इसकी जगह पर। तो अब हम ये लेते हैं कि e जो आ रहा है तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये वाला जो फंक्शन आ रहा है तो इसको पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू ये e जो आ रहा है तो इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास ये आ रहा है d e ओवर d ऑफ x। तो पहले हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएट करेंगे तो k कांस्टेंट आ रहा है और x जो है तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये 1 के इक्वल रह जाएगा। नाउ हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास जो आ रहा है फंक्शन d साई। अब पहले हमने इसको लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लिया था, अब हम इसका लेते हैं d साई ओवर d ऑफ x। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूं कि d साई डी ई से इसे मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। तो डी ई के साथ डिवाइड भी कर लिया है और डी ई जो आ रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लें, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। यहां पर देखें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आ रही है, ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आ रही है, इसको नाम दे दें इक्वेशंस 1 का। अब इस इक्वेशंस में ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है। अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में हमें डी स्क्वायर साई और dx स्क्वायर ये रिक्वायर्ड है, मींस इसी टर्म का हमें डबल डेरिवेटिव लेना है। जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर dx। अगेन हमने इसका डिफरेंशियल ले लिया। तो ये अगर फर्स्ट है, ये सेकंड फंक्शन आ रहा है तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट ये हमारे पास आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मैं यहां से डायरेक्ट, अब ये डी ई ओवर डी एक्स जो है ये k के इक्वल है। जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे इसमें फिर वैल्यू पुट करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूं, ये हमारे पास आ जाएगी। इसकी जगह पर जब हमारे पास ये बन जाएगा डी स्क्वायर ई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो उसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया k स्क्वायर। और सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा, ये जो k आ रहा है तो इसकी जगह पर साथ ये आएगा डी स्क्वायर ई ओवर dx स्क्वायर। अब यही वाली जो वैल्यू आ रही है इसको पुट करें इक्वेशंस 1 में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में। तो नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस 1 बिकम एज डी स्क्वायर साई ओवर dx स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे k स्क्वायर डी स्क्वायर ई ओवर dx स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर लेते हैं तो डी स्क्वायर और प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। देखें हमने यहां पर ये कहा था कि आइगन वैल्यू आइगन फंक्शंस रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम इस फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। वही फंक्शंस आ रहे हैं लेकिन इसकी यहां पर वैल्यू थोड़ी बहुत इससे डिफरेंट होगी कि ये चेंज हो रहा है। एग्जांपल देख लें आइगन फंक्शंस के लिए, x से डेरिवेटिव अप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ऑपरेटर हमने अप्लाई किया है तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। इसका यूनिट देखें तो मीटर आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है मीटर पर सेकंड, मींस उसी में मीटर ही आ रहा है तो साथ कुछ इसमें चेंज आ जाएगी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म किया तो ये हमारे पास पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस इस फॉर्म में लिखी हुई थी, जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस ये बन जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि हमने फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू अनदर वेरिएबल्स
इसमें ट्रांसफॉर्म करके है। अब जो V हमारे पास आ रहा है पोटेंशियल, तो V पोटेंशियल को यहाँ पर पुट कर लें। जब पोटेंशियल्स को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये k स्क्वायर d स्क्वायर E ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m h कट स्क्वायर E माइनस, तो E माइनस V, तो V हमारे पास ये आ रहा है, तो V की वैल्यू पुट कर लें माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर और साथ ये साई इज इक्वल टू, ये करें कि इसको ये जो k स्क्वायर आ रहा है k स्क्वायर के साथ डिवाइड करें और ये वाली टर्म जो आ रही है इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर लें। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये d स्क्वायर e ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर साथ ये वाली जो टर्म आ रही है तो इसको इनसाइड में मल्टीप्लाई कर लें। तो जब इनसाइड और k स्क्वायर है इसके साथ डिवाइड कर लें तो ये k स्क्वायर रह जाएगा। इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये E, तो इसके साथ एनर्जी भी आ जाएगी माइनस 2m ओवर k स्क्वायर h कट स्क्वायर, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर और बाहर साई, तो साई इन दोनों के साथ आ रहा है, साई इज इक्वल टू 0। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है इनको कैंसिल कर लें, d स्क्वायर e ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m k स्क्वायर h कट स्क्वायर, e 2 कैंसिल हो रहा है और m भी यहाँ। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि जो x आया है तो इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि जो k है हमारे पास, या इसी से x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू हमारे पास ये आएगी x इज इक्वल टू e ओवर k। यहां पर हमें x स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू e ओवर k, हमारे पास e स्क्वायर ओवर k स्क्वायर आ जाए। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें। जब वैल्यू पुट करेंगे d स्क्वायर e ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m k स्क्वायर h कट स्क्वायर e माइनस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है e स्क्वायर ओवर k स्क्वायर, तो e स्क्वायर ओवर k स्क्वायर जब हम लिखेंगे ओवर k स्क्वायर तो k स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और साथ यहाँ पर भी k स्क्वायर आ रहा है तो k पावर 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास h कट स्क्वायर k पावर 4 साई इज इक्वल टू 0, तो इसको नाम दे इक्वेशन 2 का, तो ये आ जाएगी इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशंस में यहां पर ये जो E आया था तो मैंने ये कहा था कि थोड़ा टाइम बाद देखते हैं कि E का यूनिट क्या आएगा। हमने ये कहा कि डायमेंशनलेस है, तो देखते हैं कि E का यूनिट किस तरीके से आएगा। तो इसके लिए हम यहां पर कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट K के लिए हम ये कहेंगे द कांस्टेंट K इज स्टेटेड इन सच अ वे दैट द कोएफिशिएंट ऑफ E स्क्वायर इज यूनिक। ये जो हमारे पास E स्क्वायर आ रहा है तो इसका कोएफिशिएंट हम लें, इसका कोएफिशिएंट ये आ रहा है m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर h कट स्क्वायर k पावर 4। इसका कोएफिशिएंट अगर हम यूनिक लें तो इसको हम ऐसे लेंगे, इसका यूनिट फाइंड आउट करने के लिए, तो m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर h कट स्क्वायर k पावर 4, तो ये कोएफिशिएंट आ रहा है E का, तो E स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है, तो ये हम अगर यूनिक लें तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। ओमेगा ओवर h कट, तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख लेता हूं, इज इक्वल टू k पावर 4। तो इसकी 1/4 पावर लें तो फोर्थ रूट इसका अगर लें तो बन जाएगा m ओमेगा ओवर h कट
2 आ रहा है तो 1/4 इसका रूट लिया, इज इक्वल टू k है तो इस 4 k पावर 4 और 1/4 इसका रूट लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 रह जाएगा m ओमेगा ओवर h कट तो इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, k इज इक्वल टू m ओमेगा ओवर h कट, तो ये हमारे पास k की वैल्यू यहां से आ गई। अब इक्वेशन 2 में जो फर्स्ट टर्म आ रही है 2me ओवर k स्क्वायर h कट, तो ये हम देखते हैं कि ये इस किसके इक्वल आ रही है, तो इसको फाइंड करने के लिए अल्फा को हम देखते हैं, इसे लेट ये सपोज करते हैं लेट 2me ओवर k स्क्वायर h कट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल है, इसे अल्फा के इक्वल रख लेते हैं। नाउ अल्फा इज इक्वल टू 2me ओवर h कट स्क्वायर, साथ k स्क्वायर आ रहा है तो k स्क्वायर इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो k स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास k की आ रही है तो k स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो m ओमेगा ओवर h कट रह जाएगा, यहां से m के साथ कैंसिल हो जाएगा, h कट ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2e ओवर अल्फा इज इक्वल टू 2e ओवर यहां पर ये रह जाएगा h कट इंटू ओमेगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फोटॉन ले तो फोटॉन की एनर्जी हम ये लेते हैं, द एनर्जी ऑफ फोटॉन E इज इक्वल टू hf, तो इसको यहां पर E इज इक्वल टू h ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लिया, तो यहां पर ये भी एनर्जी आ रहा है और ये भी एनर्जी का यूनिट जूल और इसका भी जूल आएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा जो होगा तो एज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जिस तरीके से E हमारे पास आया डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसी तरीके से अल्फा जो होगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। देखें E हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैसे हो, अगर E का हमारे पास कोई यूनिट आता तो उससे हमने K की टर्म निकाली है तो उसका भी कोई यूनिट होता, तो उसको जब हम यहाँ पर पुट करते तो ये यूनिट आपस में कैंसिल ना होता, तो इस तरीके से हमारे पास अल्फा जो आया है, तो यहाँ पर अल्फा जो है तो अल्फा इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, के अल्फा यहाँ पर डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है। अब ये जो वैल्यू आ रही है तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 बन जाएगी d स्क्वायर e ओवर dx स्क्वायर प्लस अल्फा के इक्वल है फर्स्ट फैक्टर कांस्टेंट, तो इसकी जगह पर अल्फा माइनस ये किसके इक्वल लिया है 1 के, और साथ ये रह जाएगा e स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन आ रही है तो इसको नाम दें इक्वेशन 3 का। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन 3 की, तो इस इक्वेशन 3 का यहां से डायरेक्ट सॉल्यूशंस लिखते हैं, द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, या सॉल्यूशन से पहले कि अब इसमें अगर ये लें कि साई जो आ रहा है इफ साई इज वेरी लार्ज, साई जो आ रहा है तो सॉरी साई नहीं ई, इफ ई इज वेरी लार्ज, कि अगर हम ई को लार्ज लें और साथ ई का स्क्वायर भी आ रहा है तो उससे ये वाली टर्म और लार्ज हो जाएगी, तो उससे अल्फा जो होगा तो अल्फा की टर्म इसके मुकाबले में कम होगी, तो हम यहां से अल्फा वाली जो टर्म आ रही है तो अल्फा की टर्म को कैंसिल करेंगे। देखें ई जब लार्ज हो रहा है तो ये लिखा था हमने ई इज इक्वल टू के एक्स, तो मीन्स कि x जो है ये ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से ई लार्ज हमारे पास हो रहा है। जब x ज्यादा है तो उससे अल्फा जो होगा अल्फा की टर्म यहां से हमारे पास नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो अल्फा को हम यहां पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये अप्रोच 0, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी d स्क्वायर e ओवर dx स्क्वायर माइनस e स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन 4 का सॉल्यूशंस हम यहां पर लिखेंगे, तो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 4, अब ये इक्वेशन जो आ रही है डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन जब देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा psi ऑफ e
इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा तो उस कांस्टेंट को मैं ये लिख लेता हूँ h, कैपिटल H से इस वजह से रिप्रेजेंट किए कि अगर स्मॉल h यहाँ पर लिख लिया तो आप लोग ये ना समझ लें कि ये हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। तो h एज अ कांस्टेंट आ रहा है h ऑफ e और साथ e पावर माइनस e स्क्वायर ओवर 2 प्लस आगे इसके टर्म होगी और ये वाली टर्म क्या होगी h ऑफ e पावर प्लस e स्क्वायर ओवर 2। तो अब यहाँ पर ये टर्म हमारे पास आ रही है तो मैं इस टर्म को सिर्फ ये लिख लेता हूँ पॉजिटिव टर्म आ रही है। साथ इस वजह से नहीं लिखा कि ये टर्म यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे, जीरो लेंगे। जीरो किस वजह से लेंगे, अब यहाँ पर देखें हमने ये कहा है कि इफ e इज वेरी वेरी लार्ज, कि अगर e लार्ज है, बहुत ज्यादा है, जब e की वैल्यू लार्ज हो और यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है e प्लस हो जाएगी e स्क्वायर ओवर 2, जब वैल्यू ज्यादा हो रही है तो e इज इक्वल टू के एक्स, ये लिखा हुआ है e इज इक्वल टू के एक्स। e की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से x की वैल्यू राइज कर रही है, जब x की वैल्यू राइज करेगी तो इस केस में ये x भी फाइनाइट हो रहा है, मींस x की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो हमने ये कहा था कि एट इंफिनिटी वेव फंक्शन जो होगा जीरो होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव टर्म जो होगी तो पॉजिटिव टर्म को हम नेग्लेक्ट यहाँ पर इस वजह से करेंगे, जीरो इस वजह से रखेंगे कि एट इंफिनिटी कि इस को हम यहाँ पर वेव फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर रहे, वेव फंक्शंस को जस्ट हम बाउंड्री कंडीशंस में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ये वायलेशंस ऑफ बाउंड्री कंडीशंस है, जब वायलेशंस ऑफ बाउंड्री कंडीशंस होगी तो वेव फंक्शन जीरो होगा, वेव फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर सकते। तो जस्ट हम इसी टर्म को ये लिखेंगे कि साई ऑफ e इज इक्वल टू h e पावर माइनस e स्क्वायर ओवर 2। अब ये वाली जो इक्वेशंस होगी तो इस इक्वेशंस को नाम दें। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास साई आया है, अब ये d स्क्वायर साई, अब हमने इस इक्वेशंस के लिए इसको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशंस के लिए जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए यही जो इक्वेशंस आ रही है इक्वेशंस 5, तो इक्वेशंस 5 का डेरिवेटिव लें ओवर विद रिस्पेक्ट टू e इसका डेरिवेटिव लें। ये हमारे पास फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। तो फर्स्ट अगर ये फर्स्ट आ रही है सेकंड तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म h इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक्सपोनेंशियल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसी तरीके से आ जाएगा माइनस e स्क्वायर ओवर 2। अगेन इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस 2e ओवर 2 बन जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस e। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, तो सेकंड हमारे पास ये आ रहा है माइनस e स्क्वायर ओवर 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट dh ऑफ e ओवर d। अब इस टर्म में से e स्क्वायर जो है तो इसको कॉमन ले लेंगे वाली टर्म, तो d साई ओवर डी ई इज इक्वल टू e दोनों टर्म में मौजूद है तो e पावर माइनस e स्क्वायर ओवर 2 इसको कॉमन ले लें तो ये हमारे पास रह जाएगा h। पहले ये प्लस टर्म आ रही है तो इसको पहले लिख लें तो ये बन जाएगी dh ऑफ e ओवर डी ई माइनस e h ऑफ अगेन इसके ऊपर डेरिवेटिव, क्योंकि हमें डी स्क्वायर में चाहिए। अगेन जब डेरिवेटिव अप्लाई करें तो इसके ऊपर अप्लाई करें फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, दोनों के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शंस e पावर माइनस e स्क्वायर ओवर 2। मैं डायरेक्ट यहां से लिख लेता हूं फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर h ऑफ e डी ई फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड सारी टर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे तो अगेन यहां पर ये फर्स्ट टर्म बन रही है और ये यहां पर सेकंड टर्म बन रही है, तो इसके ऊपर अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी माइनस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी एच
E over d of E plus second term h of E into derivative of first de over de। तो de over de जो है ये 1 के इक्वल है, तो इसको यहाँ पर 1 ही रहने दें। माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म भी माइनस हो जाएगी और ये टर्म भी यहाँ पर माइनस हो जाएगी। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ये कंप्लीट कर लिया है, प्लस सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म ये आ रही है dh ओवर de माइनस e h ऑफ e इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म e पावर माइनस, तो इसका अभी हमने डिफरेंशियल लिया है माइनस e स्क्वायर ओवर 2 माइनस e। नाउ d स्क्वायर साई ओवर de स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर ये जो माइनस e स्क्वायर ओवर 2 इसमें भी आ रहा है, तो इसको कॉमन ले रहे हैं। जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा दोनों में से e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लिया, यहां पर d स्क्वायर h ऑफ e ओवर de माइनस e dh e ओवर d ऑफ e माइनस h ऑफ e। इस टर्म को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस dh ऑफ e ओवर de माइनस इंटू माइनस प्लस e स्क्वायर h ऑफ e, और ये e स्क्वायर माइनस e पावर माइनस e स्क्वायर ओवर 2 ये कॉमन ले लिया है। अब इस टर्म इसमें से जो टर्म कैंसिल हो रही है तो इसको कैंसिल कर लें, तो कैंसिल करने के बाद यहां पर ये हमारे पास रह जाएगा, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे साथ ये माइनस e आ जाएगा। अब ये दो कैंसिल नहीं, अब ये दो टर्म यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, जब ये दोनों टर्म यहाँ पर ऐड होंगी तो ये बन जाएगा d स्क्वायर साई ओवर de स्क्वायर इज इक्वल टू e पावर माइनस e स्क्वायर ओवर 2 d स्क्वायर h ऑफ e ओवर de स्क्वायर de स्क्वायर माइनस 2e, ये दोनों टर्म सेम आ रही है, माइनस 2e dh ऑफ e ओवर de, और साथ ये वाली टर्म प्लस e स्क्वायर। अब इसमें से h ऑफ e कॉमन लिया, जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा e स्क्वायर माइनस 1 h ऑफ e कॉमन ले लिया, इसको नाम दे दे इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6, इसको इक्वेशन 6 का नाम दे। अब जाए उस इक्वेशंस की तरफ जिसमें हमने d स्क्वायर साई ओवर de स्क्वायर फाइंड किया था, मैंने तो यहाँ पर रब कर दिया, लेकिन आपके पास ये होगा तो उस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर लें। वो इक्वेशंस आपके पास जो भी आएगी तो उसमें वैल्यू पुट कर लें। अब उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो मैं यहाँ से डायरेक्ट, अब वो इक्वेशन तो रब की हुई है तो मैंने नोट की हुई है, उसी इक्वेशंस को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो वो इक्वेशंस ये आ रही थी, या ये लिख लेते हैं वैल्यू, तो ये आ रही थी d स्क्वायर साई ओवर de स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस e स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ रही है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें, d स्क्वायर साई अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करें तो e पावर माइनस e स्क्वायर ओवर 2 d स्क्वायर h ऑफ e ओवर de स्क्वायर माइनस 2e dh ऑफ e ओवर de प्लस e स्क्वायर माइनस 1 e स्क्वायर माइनस 1
एच ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर एच ऑफ ई माइनस एच ऑफ ई। ये वैल्यू पुट कर ली और साथ ये आ जाएगा प्लस अल्फा माइनस साई स्क्वायर ई स्क्वायर। तो साई की वैल्यू क्या आ रही थी? साई की वैल्यू हमने लिखी थी किसी इक्वेशन में, तो साई ऑफ ई ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो वो साई की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो साई की वैल्यू ये आ रही है एच ऑफ ई पावर माइनस ई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये वाली यहां पर साई आ रहा था, तो साई को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो मींस इस टर्म को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस टर्म को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा एच ऑफ ई पावर माइनस ई स्क्वायर ओवर 2 माइनस ई स्क्वायर एच ऑफ एच ऑफ ई पावर माइनस ई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि यहां पर ई पावर माइनस ई स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और इन दोनों में से कॉमन ले लिया, साथ यहां पर आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म में से ये वाली टर्म कॉमन ले ली। जब कॉमन लेंगे तो ये टर्म हमारे पास रह जाएगी। अब यहां से देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो इन दोनों टर्म को कैंसिल कर लें। जब कैंसिल करेंगे तो ये लास्ट, इसके बाद ये करेंगे कि ई पावर माइनस ई स्क्वायर ओवर 2 जो है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, तो ये 0 हो जाएगा। हमने डिवाइड कर लिया। अब ये वाली जो इक्वेशंस रह जाएगी, तो इक्वेशंस हमारे पास क्या रहेगी? तो ये लास्ट इक्वेशंस आ रही है h ऑफ a ओवर d e स्क्वायर माइनस 2e dh ऑफ e ओवर de। अब इसमें से h ऑफ e दोनों में से कॉमन लें, तो प्लस अल्फा माइनस 1 h ऑफ e कॉमन ले लें इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो आ रही है, तो इस इक्वेशंस को हर्माइट इक्वेशंस बोला जाता है, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो इस हर्माइट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे पावर सीरीज। इसका सॉल्यूशन जो होगा पावर सीरीज में हम लिखेंगे, जो कि यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफी है। तो ये जो टॉपिक है, इसको अगर साथ साथ लिखा है तो यहां तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट होगा, तो कल के लेक्चर में हम